प्रिय छात्रों, आप लोगों के सामने मैं दो लाइनें कहने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। हर खुशी पर हक हो आपका, खुशी भरा सफर हो आपका, गम कभी करवट न ले आपकी तरफ, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। इसी दो लाइनों के साथ आज हम 10th के अप्रैल माह में सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं के बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है विज्ञान विषय का, आज मैं यहाँ जिक्र करने जा रहा हूँ। जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है, अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और अध्याय 8 है आनुवंशिकता। यानी कि सबसे पहले पढ़ाई शुरुआत करने से पहले हम उसके पाठ्यक्रम को देखते हैं कि हमको किस विषय में कौन सा पाठ्यक्रम डिसाइड है, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखने के बाद डैश दिया गया है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब प्रकार में यहाँ दिया हुआ है संयोजन। संयोजन को हम संकलन भी कहते हैं, योगात्मक भी कहते हैं, तो कई नाम हमको जानना चाहिए। अपघटन यहाँ दिया हुआ है, इसको वियोजन भी कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है आगे जाकर के। लेकिन आप लोगों के लेवल पर 10th लेवल पर चल जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और एक उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इसमें सबसे जरूरी ये है कि इतना सिलेबस इन्होंने दिया है, इसके कम से कम हमको 2 गुना चीजों को जानना पड़ेगा। और इसमें हमको 2 चीजें ज्यादा समझना पड़ती है जो विद्यार्थियों को हमेशा कंफ्यूज रहती है। पहला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना, संतुलित हम कैसे करते हैं, वहां बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और यहाँ पर जो एक टॉपिक दिया हुआ है उपचयन और अपचयन, उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और इस 2 नामों के बाद हमको उपचयित या ऑक्सीकृत, अपचयित, ऑक्सीकारक, अपचायक, यानी 4 नाम और एक्स्ट्रा जानना होगा। और वो हम कैसे समझेंगे, जब इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसका परिभाषा दिया जाएगा, तब बाकी सभी सिंपल रिएक्शन है, उनके केमिकल नेम है, केमिकल सूत्र है, उनको हमको याद करना है। अब यहाँ पर देखना है हमको आनुवंशिकता। आनुवंशिकता बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा, अध्याय 8 चैप्टर। आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान रहा, मेंडल कौन थे, आनुवंशिकता में मेंडल ने क्या किया जिसका आज हमारी नई पीढ़ी यूज कर रही है, लक्षणों की वंशागत के नियम, और एक है लिंग निर्धारण। संक्षिप्त परिचय, यानी पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, एक जो विद्यार्थी से सामान्य जानकारी होनी चाहिए उसी के बारे में यहाँ पढ़ना है। आप लोगों को सबसे पहले हमको पाठ्यक्रम नोट्स बनाते समय नोट कर लेना चाहिए। दूसरे पेज पर हमको इसमें आने वाले कठिन शब्दावली कौन कौन से हैं उसको लिख लेना चाहिए चैप्टर में, ताकि उनको बार बार देखेंगे तो जब बोर्ड में पेपर देंगे तो वो शब्दावली गलत नहीं होगी, जिससे आपका नंबर फुल मार्क मिलेगा। और तीसरा नंबर पर यदि केमिस्ट्री है तो इसके रासायनिक सूत्र जितने हैं उसको एक पेज पर लिख लीजिए। और रासायनिक सूत्र और उनके रासायनिक नाम दोनों एक पास पूरे चैप्टर में आए हुए एक पास कर लीजिए। अब उसके बाद से तब जाकर के हम 1 बाय 1 टॉपिकों को पढ़ते जाएंगे। उसके बाद से एनसीईआरटी के जो टॉपिक पढ़ा हमने, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण पर हम एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है या किसी बुक में दिया हुआ है हम उसका प्रैक्टिस कर लें।
सारा चैप्टर पढ़ने के बाद हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनका हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि अच्छा नंबर पाने के लिए फुल प्रैक्टिस, फुल सिलेबस, फुल मार्क्स, तभी ये संभव है जब आप के पास रेगुलरिटी रहेगी, रिवीजन रहेगा और प्रैक्टिस रहेगा। यानी आरआरपी बेस्ड मेरा लेक्चर होगा और मेरी पढ़ाने की टेक्निक बिल्कुल अलग होगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, चीजों को सिखाऊंगा। आप जो टाइम दिए हैं उससे क्या आपने सीखा है, और बोर्ड के सारे पेपरों की मैं प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराऊंगा। उसके बाद जो संभावित प्रश्न हैं जो 25-26 में आ सकते हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए प्यारे छात्रों, बहुत सीरियस रह करके पढ़ाई करने वाली चीज है, ये मनोरंजन की चीज नहीं है। लेकिन यहाँ ये केवल अप्रैल माह का सिलेबस है, इसको आप पूरा कर लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब मैं 1 बाय 1 चैप्टरों की प्रैक्टिस अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आप लोग समझ गए कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा। और यदि बहुत अच्छा समझ में आता है तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पैसे से भी ज़्यादा कीमती आपका टाइम होता है। तो इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप व्यर्थ में अपना टाइम गंवाएं। आपकी ज़िंदगी, आपके फैसले, आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।